हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सीबी। आई होप कि आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। उससे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। आज मैंने जो है लाइव क्लास रखी है शाम को 2 बजे, ठीक है, 2 PM पर जो है आप दोपहर में आफ्टरनून आप जो है क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सीटेट से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट है या कुछ भी रिलेटेड टू एग्जाम आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं लाइव क्लास में, ठीक है। सो आज लाइव क्लास जो है स्पेशली आपके डाउट्स के लिए रहेगी। अगर आपको प्रिपरेशन में अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए रहेगी, ठीक है। सो 100% जो है आपको मैं एकदम ट्रू गाइडेंस यहाँ पर दूंगी। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप कोई भी डाउट है आपका जो पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो 2 PM पर ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है। सो अभी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज जो हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लास नंबर 8 है। इससे पहले आपकी 7 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, देखिए हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए मैं आपको सीटेट पेपर 2 के हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ। एक क्लास में आपको 15 क्वेश्चन प्रोवाइड करती हूँ। आपको कमेंट करना है नीचे अपना स्कोर के 15 में से आपके कितने मार्क्स जो है बन रहे हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आई है तो आप उस क्वेश्चन को समझिए और उससे रिलेटेड जो टॉपिक हो उसको पढ़िए, ठीक है, जिससे नेक्स्ट वो क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो आप उस क्वेश्चन को कर पाएँ, ठीक है। इस तरीके से आप अपना स्कोर बढ़ा पाएंगे और अपना एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प होगी आपको, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एक अध्यापक चाहता है कि उसके विद्यार्थी कक्षा के बाहर भी सक्षम और आत्मविश्वासी पाठक बने। यानी कि एक टीचर ये चाहता है कि जो उसके स्टूडेंट हैं उसकी क्लास के, वो क्लास के साथ साथ उसकी क्लास के बाहर भी जो है सक्षम बने, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंट बने, आत्मविश्वासी पाठक बने, ठीक है। निम्न में से कौन सी रणनीति उसकी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। आप उसको आत्मविश्वासी बनाने के लिए आपको बताना है। चयनित पाठ्य सामग्री का अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन और विद्यार्थियों का पीछे पीछे दोहराना, यानी कि जो टीचर है वो बोलते जा रही है, उस पीछे पीछे उसके स्टूडेंट बोलते जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? शिक्षार्थियों को गहन पठन के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए एक बात मैं आपको बता दूँ, मैं इतनी क्लासेस हो चुकी हैं, हर क्लास में बताती हूँ कि अगर आपको जो है ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ही क्वेश्चन सही, सारे ही जो ऑप्शंस हैं आपको सही लग रहे हैं, तो आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो आपको लग रहा हो कि इस ऑप्शन में ये सारी चीज़ें आ रही हैं या फिर ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। इस तरीके से आपको चीज़ों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? शिक्षार्थियों को पंक्तियों के मध्य गहराई से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि जो वो पढ़ रहे हैं उसको सेकंड का मतलब क्या था? उसको डीपली पढ़ें, समझ करके पढ़ें। और तीसरा क्या था कि उनके अंदर जो लाइन है, लाइन के अंदर क्या गहराई है, लाइनों को अच्छे से पढ़ना, ठीक है, उसके लिए उसको मोटिवेट करना। नेक्स्ट है विविध प्रकार की रुचिकर, यानी कि अलग अलग तरीके की इंटरेस्टिंग, उपयुक्त यानी कि रेलिवेंट, जो उनके लिए अप्रोप्रिएट है, एवं प्रासंगिक पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर देना। तो ऑप्शन नंबर 4 मुझे यहाँ पर सबसे बेस्ट लग रहा है कि अगर आप जो है उनको सेल्फ कॉन्फिडेंट और सक्षम बनाना चाहते हैं तो अलग अलग प्रकार की उनको जो है इंटरेस्टिंग और रेलिवेंट सामग्री पढ़ने के लिए कहेंगे तो उनकी जो वो खुद जो है उस चीज़ में कॉन्फिडेंट बन पाएंगे, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी युक्ति बच्चों के भाषा विकास में मदद नहीं करेगी, यानी कि उनका जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है उसमें हेल्प नहीं करेगी। गलत चीज़ आपको यहाँ बतानी है कौन सी है। तो दूसरों के साथ अर्थपूर्ण अंतर्क्रिया करने के अवसर देना। देखिए ये तो आपका लैंग्वेज का डेवलपमेंट करेगा, जब आप बच्चों को इंटरेक्शन करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो तो इससे तो उनकी भाषा का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। दूसरा क्या है? ऐसा सौहार्दपूर्ण परिवेश बना देना जो बच्चों की भाषा में रुचि को बनाए रखे, यानी कि उनको इंटरेस्ट को बनाए रखे, तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों तो सही है। तीसरा देखते हैं, अभिभावक यानी कि उसके जो पेरेंट्स हैं उनको और अध्यापकों की ओर से अधिकाधिक सहयोग, ड्रिल और पुनरावृत्ति, तो यही आपका गलत हो जाएगा। देखिए मैंने आपसे कहा था जो ड्रिल होता है, ड्रिल वाला आपको कहीं भी दिखाई दे जाए तो वो नेगेटिव होता है। ड्रिल एक तरीके से, ड्रिल में क्या होता है, एक ही चीज़ की बार बार उसको रटाया जाता है, तो रटना, याद करना, ये सभी आपके नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका यहाँ गलत हो जाएगा। गलत ही हमसे पूछा था तो यही करेक्ट है, ठीक है। और संदर्भ में भाषा अधिगम के अवसर देने, कॉन्टेक्स्ट में लर्निंग की उनकी अपॉर्चुनिटी मिल रही है भाषा को लर्न करने की, तो ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भाषा की कक्षा में गतिविधि यानी कि एक्टिविटी और कार्य संचालित करने के लिए समूह के आकार, यानी कि जो ग्रुप बना दिए उनके आकार और गठन पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। क्योंकि ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो मान लीजिए आप कोई एक्टिविटी करवाना चाहते हैं आपकी क्लास में, तो वहाँ पर जो है आप जो ग्रुप बनाना चाहते हैं अगर एक्टिविटी में, तो उसका जो आकार है वो क्या होना चाहिए। आप जो गठन कर रहे हो ग्रुप का, तो आपने ग्रुप किस तरीके से बनाया है, ठीक है, तो उसके लिए आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, सावधानी पूर्वक विचार उस पर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए वो आपको बताना है। केवल अच्छे वक्ताओं को ही बोलने के अवसर दिए जाएं जिससे कक्षा में व्यवस्था है। मैंने कहा था आपसे ओनली वर्ड, केवल वर्ड आपको कहीं भी दिखाई दे जाए वो गलत होता है। देखिए केवल अच्छे वक्ताओं को ही आप मौका देंगे तो बाकी बच्चों का क्या, उनको तो आपने छोड़ दिया है ना, तो ये तो गलत हो गया। आपको सभी बच्चों को एक साथ लेकर के चलना है। कुछ चयनित बच्चे उन बच्चों के साथ प्रभावशाली तरीके से काम कर सकते हैं जो उन्हें सक्रिय भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सही हो सकता है, ठीक है। आगे चेक करते हैं, भाषा विकास में समूह आयामों की कोई भूमिका नहीं होती है, तो गलत है। जो ग्रुप्स होते हैं उनकी क्या भूमिका नहीं होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट में होती है। देखिए आप बच्चों के ग्रुप बना करके उनमें डिबेट करवाइए, है ना, तो ये चीज़ें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं लैंग्वेज के डेवलपमेंट में। नेक्स्ट आपका सहयोगात्मक कार्यों में बच्चों की संलग्नता का सावधानीपूर्वक अवलोकन, बच्चों को योगात्मक परीक्षा में ग्रेड, देखिए ग्रेड देना, मार्क्स देना, ग्रेस देना, ठीक है, ये सभी आपके नेगेटिव वर्ड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सबसे बेस्ट आंसर है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 ही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, अध्यापक का अपने शिक्षार्थियों को अपने लेखन को अंतिम रूप से पहले योजना बनाने और प्रारूपण के चरणों से परिचित कराना चाहती है। अध्यापिका किसका अनुसरण यहाँ पर कर रही है, तो करेक्ट आंसर देखिए बहुत बार रिपीट हो चुका है, ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये हमारी राइटिंग प्रोसेस होती है, लेखन का प्रक्रिया उपागम का यहाँ पर वो अनुसरण कर रही है, ठीक है।
लेखन के जो चरण हैं, जो स्टेप्स हैं, वो सभी मैंने बता रखे हैं। देखिए 15 क्लासेस टोटल मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, आज 8th क्लास है, ठीक है। अगर आप इन क्लासेस को भी देख लेते हैं तो बहुत अच्छा आप स्कोर करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी भाषा अधिगम के लिए रिलेवेंट यानी प्रमाणिक सामग्री नहीं है। तो इनमें से कौन सी ऐसी सामग्री है जो प्रमाणिक नहीं है भाषा को सीखने के लिए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पाठ्य पुस्तकें। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आप में से बहुत से लोगों ने गलत किया होगा, इसलिए इसे याद रखना। देखिए पाठ्य पुस्तकें जो है किसी चीज़ को मतलब जो भाषा है उसको सीखने के लिए रिलेवेंट नहीं होती हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई बुक दे दी जाए और आपको जो है बोलने के, पढ़ने के ये अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी, तो क्या आप भाषा सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप भाषा सीख रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है? आपका एनवायरनमेंट, यानी कि आपको कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस भाषा को यूज़ करने की, है ना। तो सिर्फ पाठ्य पुस्तक दे दी जाए तो उससे आप भाषा नहीं सीख सकते। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। हालांकि अगर आप जो है भाषा सीखना चाहते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना चाहते हैं, जैसे कि हम इंग्लिश सीखते हैं, तो उसमें जो पाठ्य पुस्तक है वो आपकी हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों ने अपने स्टूडेंट को किसी अनुच्छेद की बहुत ही आकर्षक शुरुआत करने के लिए कहा, यानी कि कोई आर्टिकल की जो है उनको बहुत ही अट्रैक्टिव शुरुआत लिखने के लिए कहा, यानी कि एक आर्टिकल बच्चों को लिखना है और स्टार्टिंग में उनको बहुत अच्छे से शुरुआत करनी है, जिससे कि पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जा सके, जिससे जो भी लोग आपके अनुच्छेद यानी आर्टिकल को पढ़ें, स्टूडेंट के आर्टिकल को, तो उनको अट्रैक्ट किया जा सके। यहाँ लेखन का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ लेखन का क्या उद्देश्य है वो आपको बताना है। व्याकरणिक रूप से सही वाक्य लिखना, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना, रचनात्मक रूप से लिखने के प्रयास करना या लिखते समय सही वर्तनी का प्रयोग। तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रचनात्मक रूप से लिखने के प्रयास करना, यानी कि क्रिएटिव। यहाँ पर उनको कुछ ऐसा लिखना है जो एक राइटर जो है उसको अट्रैक्ट करे, है ना। तो हर एक स्टूडेंट जो है कुछ ना कुछ अलग तरीके से लिखने की कोशिश करेगा, वो क्रिएटिव रहेगा, ठीक है। तो हर एक बच्चे का यहाँ पर जो आंसर आएगा वो अलग आएगा, हर एक बच्चा अपनी क्रिएटिविटी उसमें यूज़ करेगा, है ना। यहाँ पर ना ही किसी व्याकरण के लिए कहा जा रहा है, ना यानी यहाँ पर कुछ विराम चिन्हों के लिए कहा जा रहा है या सही वर्तनी, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी एक बच्चे के अनुच्छेद को देखकर अध्यापक ने कहा, श्रेष्ठ कार्य बच्चों को इस तरह से दी गई प्रतिपुष्टि क्या होती है? जैसे कि आपने बच्चे को होमवर्क दिया, उसने होमवर्क बहुत अच्छे से किया है ना, तो आप उसको देते हो ना कि बहुत अच्छा किया आपने, वही इसका मतलब यही है। एक टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि श्रेष्ठ कार्य यानी आपने बहुत अच्छा किया है, तो ये जो फीडबैक आपने दिया, ये जो पुष्टि आपने दी वो क्या है? ना तो प्रक्रिया केंद्रित है, ना उत्पादित केंद्रित, प्रक्रिया के स्थान पर उत्पाद केंद्रित है, केवल प्रक्रिया आधारित है, या फिर उपचारात्मक शिक्षण में सहायक है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ना तो ये एक प्रक्रिया है और ना ही ये उत्पाद पर केंद्रित है, ठीक है। देखिए टीचर ने क्या कहा, सिर्फ इतना कहा है कि श्रेष्ठ कार्य, है ना। उन्होंने ये तो नहीं किया। देखिए प्रक्रिया और उत्पाद पर मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए अब आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, है ना, तो वो लिखने की प्रोसेस हो रही है, वो प्रक्रिया हो रही है। लिखने के बाद आपने जो लिख दिया वो आउटपुट जो निकल के आएगा, जो भी आपने लिखा है वो आपका उत्पाद होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टीचर है उसने कुछ विशिष्टता नहीं बताई है कि आप टीचर के जो स्टूडेंट है उसने काम में कैसा किया है, कैसा क्या है ना, उस तरीके से उन्होंने कुछ भी ऐसा यहाँ पर स्पेशल नहीं बताया, ना ही यहाँ पर कोई प्रक्रिया हो रही है। सिर्फ उन्होंने जो है अनुच्छेद को देख करके इतना बोल दिया कि श्रेष्ठ कार्य। तो ये एक प्रकार का फीडबैक होता है, पॉजिटिव फीडबैक हम इसको कहेंगे। तो यहाँ पर ना ही ये प्रक्रिया है, ना ही ये उत्पाद पर केंद्रित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भाषा के प्रभावशाली आकलन में शामिल है। तो जो असेसमेंट होता है, एक अच्छा असेसमेंट जो है वो किस में शामिल है वो आपको बताना है। सत्र के अंत में योगात्मक, देखिए योगात्मक आकलन देखते ही आपको कट कर देना। मैंने आपको बता रखा है हिंदी पेडागोजी के मैराथन क्लास में कि योगात्मक आकलन, जिसको हम समेटिव असेसमेंट बोलते हैं, आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर इसकी जगह पर आपका जो है रचनात्मक आकलन लिखा होता तो ये आपका सही होता है, जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, बच्चों की प्रगति के बारे में उनके अभिभावकों को बताना, ये अच्छा है। या फिर बच्चों के प्रदर्शन की जाँच के लिए निदानात्मक आकलन करना या आकलन के विभिन्न प्रकार के तरीकों का प्रयोग करना। तो भाषा के प्रभावशाली आकलन में क्या शामिल है वो आपको बताना है। तो देखिए अगर आप किसी का असेसमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट जो होता है वो आपका होता है आकलन के विभिन्न प्रकार के तरीकों का यूज़ करना। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा जो है अच्छे से बोल नहीं पा रहा है और आपने बस जो है उसकी बोलने की स्किल्स को देखकर ही उसको जो है उसके बारे में बता दिया कि हाँ ये ऐसा कर रहा है, ठीक है। उसकी राइटिंग स्किल्स देखनी है आपको। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो उसकी राइटिंग स्किल अच्छी ना हो, सकता है उसकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी हो, है ना। तो इस तरीके से आपको जो है अलग अलग तरीके को यूज़ करना है असेसमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका वह चरण जिसमें बच्चे आत्मनिर्भर होकर पढ़ते हैं और अध्यापक बच्चों के व्यक्तिगत पठन को सुन सकता है या समूह के पठन की मॉनिटरिंग करता है, तो बच्चे अटक जाते हैं, उन्हें संकेत देता है। यह चरण कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐसा चरण आपको बताना है, ये पठन से पहले होता है, पठन के दौरान होता है, पठन के बाद होता है, या फिर स्वयं पठन होता है। वह चरण जिसमें बच्चे खुद पढ़ रहे हैं, क्या कर रहा है, एक बच्चा क्या कर रहा है, खुद पढ़ रहा है, ठीक है, और जो टीचर है वो उसको सुन पा रहा है, ठीक है, या समूह के पठन की मॉनिटरिंग करता है जो बच्चे अटक जाते हैं। तो जो टीचर है वो क्या करता है, जो बच्चे अटक जाते हैं उनको हिंट दे देता है कि ये ऐसे करना है आपको। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चे बुक पढ़ रहे हैं, टीचर उनको हेल्प कर रही है। तो ये जो प्रक्रिया है ये कब हो रही है, पठन के दौरान हो रही है, ठीक है। जब हमारा पठन चल रहा है, जब बच्चे पढ़ रहे हैं उस टाइम पर ये हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीटेड है आपका। प्रथम भाषा में बच्चों के पठन या लेखन के अनुभव, यानी कि पहली भाषा में बच्चों के जो पठन यानी रीडिंग और राइटिंग के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो बच्चे को द्वितीय भाषा में पठन लेखन सीखने में मदद करते हैं। बिल्कुल सही, मैंने आपको बताया था कि हम जो हमारी मातृभाषा होती है उसके थ्रू अगर हम जो है कोई और भाषा सीखते हैं तो वो हमारी मातृभाषा दूसरी भाषा को सीखने में हमारी मदद करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो करेक्ट है और एक ही आंसर यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। बाकी और भी देख लेते हैं। द्वितीय भाषा सीखते समय बिल्कुल भी काम नहीं आती है हमारी मातृभाषा, तो गलत है ना। दूसरी भाषा में पठन लेखन जो है करते समय बाधा करते हैं, बाधा पैदा नहीं करते हैं। ठीक है, हेल्प करते हैं। दूसरी भाषा सीखने के लिए जब पहली भाषा का सिखाया हुआ भूला जाए तभी लाभदायक है। तो ये तीनों ही गलत है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पाठ्य सामग्री से सूचना लेना, यानी कि कोई आपके पास पाठ्य सामग्री है उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना और शाब्दिक स्तर से कहीं आगे जाकर उसकी व्याख्या करना क्या कहलाएगा। तो उसकी फिर व्याख्या करना ये क्या कहलाता है वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसको हम कहते हैं निष्कर्ष निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। जब किसी पाठ्य सामग्री में विचारों का तार्किक क्रम और व्यवस्थित संयोजन होता है तो यह क्या कहलाता है। तो आई होप इसका सभी आंसर करेक्ट कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं तार्किक संबद्धता। इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का वो समझा देती हूँ। जैसे कि आपको जो है कुछ लिखने के लिए दिया जा रहा है तो आप अपने विचारों को लिख रहे हैं। लिखते टाइम आपका जो विचार है उनमें एक लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी आपने कुछ लिख दिया उसमें कभी कुछ लिख दिया, है ना। एक सिस्टमेटिक ऑर्डर से आपकी जो राइटिंग है जो आप लिख रहे हैं अपने विचारों को उनमें एक ऑर्डर होना चाहिए, एक संयोजन, एक लिंक होना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं की बात आप कहीं लिख रहे हैं, कहीं की बात आप कहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं तार्किक यानी कि संबद्धता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका। भाषा की पाठ्य पुस्तक से नया अध्याय पढ़ाना शुरू करने से पहले अध्यापक को किस पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि आप कोई नया टॉपिक या नया चैप्टर पढ़ाना चाह रहे हैं आप अपनी क्लास में, तो सबसे पहले जो है आपको क्या करना चाहिए उस पार्ट को शुरू करने से पहले अध्याय के सारांश यानी कि जो चैप्टर है उसकी समरी बच्चों को बता देनी चाहिए, या फिर अध्याय यानी कि जो चैप्टर में कठिन शब्द हैं डिफिकल्ट उनको बता देना चाहिए, या फिर अध्याय के व्याकरणिक पहलू जो व्याकरण उसमें यूज हो रही है उसको बता देना चाहिए, या फिर अध्याय की थीम को उनके पहले से अर्जित अनुभवों से जोड़ना। सबसे बेस्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर बच्चों के जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो देखिए जो चैप्टर की थीम है, मान लीजिए हो सकता है परिवार जो है आपके चैप्टर का नाम है और परिवार चैप्टर जो है या फिर आपके चैप्टर का नाम संबंध है ना। तो इस तरीके का चैप्टर कोई पढ़ाना चाह रही है तो सबसे पहले वो जो है आपके स्टूडेंट के खुद के एक्सपीरियंस को लेना चाहेंगी। ठीक है, उसके बाद आपके एक्सपीरियंस को जानेंगी, उसके बाद जो है पार्ट को स्टार्ट करेंगे तो जो बच्चे होंगे ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, है ना। तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। एक अध्यापक विद्यार्थियों को उपयुक्त मदद देता है, यानी कि स्टूडेंट की प्रॉपर हेल्प करता है जिससे कि वे जितना स्वयं सीख सकते हैं उससे अधिक सीख लें, यानी कि जो वो सीख रहे हैं उससे भी ज़्यादा सीख लें। तो उससे ज़्यादा वो कैसे सीखेंगे जब टीचर उनकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर जो अध्यापक है वो कर क्या रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी 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 इजी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर वो हेल्प कर रहे हैं भाई, मदद कर रहे हैं, इसमें तो एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्याकरण कैसे पढ़ाई जानी चाहिए, यानी कि जो ग्रामर है उसको कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। नियमों को रटाकर गलत हो गया, ट्रेल अभ्यास गलत हो गया, पृथक रूप से यानी कि एकदम अलग बिठा करके अलग तरीके से उसको ग्रामर पढ़ाई जा रही है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। संदर्भ में यानी कि कॉन्टेक्स्ट में हमें ग्रामर पढ़ानी चाहिए, यानी कि आप भाषा सीख रहे हैं, आप एक सेंटेंस बोल रहे हैं मैं जा रहा हूँ तो आपको एक्सप्लेन करना चाहिए कि हाँ इस तरीके से यहाँ पर ये यूज़ होता है, ये यूज़ होता है, ये व्याकरण होता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट में भाषा जो है पढ़ाई जानी चाहिए, व्याकरण पढ़ाई जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। अपना स्कोर जो है नीचे जरूर कमेंट करना। ठीक है, और मिलते हैं लाइव क्लास में दोपहर 2 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।